हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमोद और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर 1 एनपीओ। ये इस वीडियो का इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख लेना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में 2 टॉपिक करेंगे और एक क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या होता है। दूसरा टॉपिक हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर का नेचर देखेंगे। नेचर का मतलब क्या है, किस टाइम पे हुआ है, जिस टाइम के पे होने से इसका डिसाइड होगा कि इसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट तो आपको अकाउंट्स में मिलने वाला है। ये 11th क्लास 12th क्लास में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर हर एक लेवल तक मिलेगा। ये जहां तक आप पढ़ाई करोगे, बिजनेस में भी यही होगा, इकोनॉमिक्स में भी यही होगा। ठीक है, तो ये आपको हर जगह मिलने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिफरेंस क्या होता है, ये होता क्या है बेसिकली, इसके बारे में बात करेंगे। एग्जांपल इतना सिंपल तरीके से लूंगा और आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि एक आम इंसान जो कि कॉमर्स का नहीं है, साइंस का है, वो भी समझ सकता है इसे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आप सभी घर में टीवी का रिमोट है? डेफिनेट सी बात है। क्या आप सभी घर में मोबाइल फोन या सेल फोन है? हाँ, डेफिनेट सी बात है। आप उसी पे ये वीडियो देख पा रहे होंगे। देखो, मोबाइल फोन आपने खरीदा जो कि 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 50,000 रुपए का होगा। ठीक है, आपने 50,000 रुपए का फोन खरीद लिया। इसकी लाइफ क्या है? देखो, अगर तरीके से यूज करोगे तो कम से कम मेरा मानना है कि 2 से 3 साल तो चले जाएगा, यानी मोर देन 1 ईयर। ठीक है, अब क्या हुआ, मोबाइल फोन आपने खरीदा, इसकी लाइफ है 2 साल। ठीक है, 1 साल ज्यादा चलता है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और अच्छी बात क्या है कि 2 साल चलने के बाद भी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाती है और ये अच्छी खासी वैल्यू बिक जाता है। अगर आपने कोई फोन 10,000 रुपए का खरीदा है, 2 साल यूज कर लिया है, 2 साल यूज करने के बाद भी इसे बेचने जाओगे तो 2-3 हजार रुपए का तो बिक ही जाता है। ठीक है, तो मोबाइल फोन खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब क्या मोबाइल फोन खरीद लिया आपने, मान लो किसी ने कहा जी मैंने आईफोन एक्स खरीदा है, पूरे 1 लाख रुपए का खरीदा है, एक्स आर प्लस खरीद लिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसने 1 लाख रुपए का फोन खरीद लिया तो क्या उसको रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा? भाई बिल्कुल करवाना पड़ेगा। देखो, फोन खरीदा है वो अपनी जगह पर है, लेकिन उसको चलने के लिए आपको रिचार्ज भी तो करवाना पड़ेगा। देखो, तो फोन खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर, और आपने जो 3 महीने का रिचार्ज करवाया, 1 महीने का रिचार्ज करवाया, 5 महीने का रिचार्ज करवाया, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अच्छी बात क्या है, मान लो कि उसी इंसान जिसने आईफोन एक्स खरीदा, उसने कहा 1 लाख रुपए का फोन लिया, मेरे को रिचार्ज भी करवाना पड़ेगा। दुकानदार समझाया भाई ये फोन आपने 1 लाख रुपए का लिया, ये खाली फोन है, इसमें रिचार्ज नहीं करवाओगे, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं डलवाओगे, तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसने इंटरनेट का कनेक्शन डलवा लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, वो इंटरनेट का कनेक्शन करवा करके आ चुका घर आके, उसका वाईफाई लगा हुआ, तो वाईफाई में से यूज कर रहा था। ठीक है, अब उसने अपना इंटरनेट का कनेक्शन बिल्कुल यूज नहीं किया और 1 महीने का रिचार्ज करवाया था, तो क्या 1 महीने बाद उसे कंपनी क्या बोलेगी, जी आपने इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल यूज नहीं किया, एक काम करो, ये पैसे वापस पकड़ो? नहीं, उसने वो रिचार्ज करवाया था 1 महीने के इंटरनेट कनेक्शन के लिए, कॉल के लिए, उसने यूज किया हो ना किया हो वो खत्म, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो फोन खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसमें रिचार्ज करवाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। दोबारा सुनना दोस्तों, ध्यान सुनना। ठीक है, फोन खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फोन में रिचार्ज करवाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि रिचार्ज की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 महीने की ही होती है नॉर्मली। ठीक है ना, अगर आप बोलोगे, आपके मन में सवाल उठेगा जी मैंने 1 साल वाला करवाया है, 5 साल वाला करवा लिया, ठीक है ना, 5 साल वाला करवा लिया होगा, लेकिन वो 5 साल के बाद वो खत्म हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं बचेगी। ठीक है ना, क्योंकि वो एक सर्टेन टाइम के लिए है, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं बचती है। फोन की मैं बात करूं तो अगर ये फोन जो आपने खरीदा है, इसको अगर 2 साल, 4 साल, 5 साल भी यूज करोगे, ये बिल्कुल डेड भी हो जाएगा, तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी, फिजिकल एग्जिस्टेंस की कुछ ना कुछ रहेगी। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैं रिमोट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। रिमोट आप सभी के घर में है, रिमोट में सेल भी डलता है, तो रिमोट आपने खरीदा 200-300 रुपए का, चाहे सेट टॉप बॉक्स के साथ में आया था, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हर 2-3 महीने में उसमें सेल डलवाना पड़ता है, वो उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना, तो वो खर्चा, दोनों खर्चे ही है, ध्यान सुनना। फोन खरीदना, रिमोट खरीदना खर्चा है, फोन में रिचार्ज करवाना, रिमोट का सेल खरीदना खर्चा है, ये चारों खर्चे ही हैं। लेकिन फोन और रिमोट खरीदना ये वो खर्चा है जिससे मिलने वाली सहूलियत 1 साल से ज्यादा की होती है, इससे मिलने वाली यूटिलिटी सर्विसेज जो होती है 1 साल से ज्यादा की होती है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, ये बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, लेकिन रिचार्ज करवाना, रिपेयरिंग करवाना, उसके उसमें नया सेल डलवाना, अगर रिमोट है तो ये सारा का सारा खर्चा जो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि इसकी लाइफ 1 साल से कम होती है, इसलिए इन सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। अगर मैं एनपीओ की बात करूं तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज करते हैं। ठीक है, यहां तक अगर आप सभी को क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर फिर भी कोई अगर आप कुछ डाउट रह जाए तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई बिल्कुल करूंगा। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करूंगा मैं आपसे कि इसका नेचर क्या होता है अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ टाइम, किस टाइम पे पे किया गया है। ठीक है, मैं इनकम की और एक्सपेंडिचर की बात करूं तो मैं पहले एक्सपेंस का एग्जांपल लेना चाहूंगा। ठीक है, एक्सपेंस, और मान लो एक कंपनी के लिए बहुत कॉमन एक्सपेंस होता है सैलरी। ठीक है, सैलरी हमारा खर्चा है, इसका नेचर डेबिट होता है। ठीक है, डेबिट और लॉसेस आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आप हमारा सैलरी पे करना खर्चा है। ठीक है, अगर हम जब सैलरी को टाइम पे करते हैं तो वो एक्सपेंस होता है, और टाइम पे करने पे उसे एक्सपेंस ही ट्रीट किया जाता है, डेबिट साइड में ही उसे लिखा जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या, एक्सपेंस, अब हमारे पास एक एम्प्लॉय आया, उसने बोला जी मेरे को ना, और मान लो मार्च का मंथ है, उसने बोला जी अगले महीने अप्रैल में मेरे घर में शादी है, तो आप मुझे छुट्टी भी दे दो और अप्रैल की एडवांस सैलरी भी दे दो। हमने उसे अप्रैल की एडवांस सैलरी पकड़ा दी, तो सैलरी हमने उसे बिफोर टाइम पे कर दी। हमारा सैलरी पे करना हमारा खर्चा है, लेकिन हमने उसे टाइम से पहले पे कर दिया, तो उस केस में जो भी खर्चा हम टाइम से पहले पे करते हैं वो हमारा एसेट्स बन जाता है, प्रीपेड एसेट्स, और वो उसका नेचर डेबिट ही रहता है, और वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में नोट किया जाता है। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड सैलरी, बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाता है। आपने रिसेंटली अभी 11th क्लास की अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट में किया है। दूसरा एग्जांपल, अब क्या हुआ कि सेम एम्प्लॉय है और इस बार क्या हुआ, उसको सैलरी पे करनी है, सैलरी हर महीने के 10th को पे करनी होती है, और मान लो कि ये मार्च का 10th चल रहा है, हम उसे सैलरी 10th मार्च को पे नहीं कर पाए और साल खत्म हो गया, कि देखो मार्च में साल खत्म हो जाता है 31 मार्च को। अब बीच में साल खत्म हो गया, मार्च की हमने सैलरी पे नहीं कर, हमने उस टाइम पे सैलरी पे नहीं करी, कोई रीजन रहा होगा, जैसे कि अभी इस साल भी देखो ये पूरे हमारी कंट्री में जो लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से बहुत से लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हम उसे सैलरी पे नहीं कर पाए, तो खर्चा तो था लेकिन टाइम पे नहीं कर पाए, और जब तक इसे पे नहीं किया गया तो ये हमारा लायबिलिटी बन जाता है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो होता है। ठीक है, याद रखना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सपेंस साइड में, और एक्सपेंस हमने इसमें एग्जांपल लिया था हमने सैलरी का। अब बात करते हैं इनकम की। ठीक है, और हम बात करेंगे एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। एम्प्लॉय को मिलने वाली सैलरी उसकी इनकम होती है, जब सैलरी टाइम पे मिले तो इनकम ही कहलाती है, और वो क्रेडिट होता है उसका नेचर। ठीक है ना, क्रेडिट ऑल इनकम। लेकिन क्या हुआ, अगर सैलरी वो टाइम से पहले ले लेता है, जो कि हमने यहाँ पर देखा, हमने टाइम से पहले सैलरी से पे कर दी थी, उसने टाइम से पहले सैलरी ले ली, ये उसके लिए लायबिलिटी बन जाएगी, बैलेंस शीट में शो होगी, उसकी बैलेंस शीट में। ओके, और दूसरा एग्जांपल, भाई टाइम हो चुका है, 10 तारीख हो चुकी है, अभी तक सैलरी नहीं मिली, पूरा मार्च का महीना जा चुका है, बीच में साल खत्म हो चुका है, यानी सैलरी मिलनी थी लेकिन मिली नहीं है, इसे बोलते हैं अक्रूवल इनकम। ठीक है, तो ये हमारा एसेट्स बन जाता है और ये बैलेंस शीट में डेबिट साइड में, एसेट साइड में शो होता है। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल, इस एग्जांपल को रिलेट करने की कोशिश करेंगे सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। सब्सक्रिप्शन को बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो सब्सक्रिप्शन एक एनपीओ के लिए, एक एनजीओ के लिए इनकम होती है। पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल लिया था एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का, जिसमें बहुत बड़ी सोसाइटी है और हर घर के लोग उसमें 100 महीना और साल का 1200 रुपए पे करते हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन एक ऐसी इनकम है जो एक ही साल में आपको उसमें कई सारे केसेस मिल जाएंगे। कैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरे साल की पेमेंट टाइम पे कर दी है। ठीक है, टाइम पे उन्होंने पेमेंट कर दिया, हमें मिल चुकी है, टाइम पर इनकम हो चुकी है, बात खत्म। ठीक है, तो इनकम टाइम पे तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे रेजिडेंट हैं जो रहते नहीं है, तो क्या हुआ, उनका पैसा ड्यू हो चुका है, उन्होंने दिया नहीं है, चाहे वो रहते हैं, उनके पास किसी तरीके से पैसे की कमी रही होगी तो टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाए, तो हमारी इनकम थी टाइम पे मिल नहीं पाई, तो हमारी वो एसेट साइड चली जाएगी। ठीक है, और बहुत से ऐसे भी हमारे पास रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने अगले साल का पैसा भी एडवांस पे कर दिया है। पिछली बार मैंने एग्जांपल शायद गुप्ता जी का एग्जांपल लिया था कि शर्मा जी का एग्जांपल लिया था पिछली वीडियो में, जिसमें बताया था कि शर्मा जी ने क्या किया, अगले साल का पैसा भी उसी टाइम पे कर दिया। ठीक है, तो अभी हमें क्या हुआ, वो पैसा टाइम पे, जो हमारी इनकम थे टाइम से पहले हो गई, तो उस केस में उसको लायबिलिटी समझ के उसको लायबिलिटी साइड में ट्रीट किया जाता है बैलेंस शीट में। इसका पहले एग्जांपल पढ़ते हैं, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल मैंने अपनी साइड से बनाया है। ठीक है, तो हुआ क्या, क्वेश्चन में क्या है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 ऑन 31 मार्च 2020। इस साल 31 मार्च 2020 तक हमें कुल मिला के जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो 1,50,000 मिला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1,50,000 इस तरीके से नोट कर दिया। ठीक है, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद में क्या हुआ, हमें नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है कि जी आउटस्टैंडिंग कह लो या एरियर कह लो, क्योंकि ये इनकम है तो उसको एरियर कहना ज्यादा सही रहेगा। एरियर का मतलब क्या है, मिलनी थी लेकिन मिली नहीं है।
तो हमें बताया गया पिछले साल मतलब जो ये यानी ये जो हमारा जो साल चल रहा है 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2020 तक में, तो इस साल की स्टार्टिंग में हमारा जो आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का 35,000 रुपए था, ठीक है, और हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 45,000 है। तो देखो हमारा जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है उसे हम ऐड बैक करते हैं। इसे ऐड क्यों किया, देखो मैं एक बात बता दूं आपको, याद दिलाना चाहूंगा, हम अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, ये बताता है कि भाई हमें खर्चे और इनकम एक साल के ही नोट करने हैं, यानी हमें 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच हुए सारे खर्चे लेकर के चलने हैं और सारी इनकम लेकर चलनी है। अगर कोई ऐसा खर्चा है जो हमने अगले साल का एडवांस पे कर दिया, देख रहे हो हमारा कोई ऐसा खर्चा जो हमने इस साल का एडवांस पे कर दिया तो प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से बैलेंस शीट में चला जाएगा। कोई ऐसा खर्चा है जो हम कह रहे हैं हमने टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया तो लायबिलिटी बन जाता है, सेम एज इनकम के साथ में भी होता है। कोई ऐसी इनकम है जो टाइम हो चुकी है लेकिन अभी तक मिली नहीं है तो हमारी वो एसेट बन जाती है। कोई ऐसी इनकम है जो टाइम से पहले हमने एडवांस पकड़ ली, अगले साल के लिए एडवांस पकड़ ली तो लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में चली जाती है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जिसका कहना है कि सिर्फ 1 साल के खर्चों से मतलब है, ना 1 साल के आगे के खर्चों से मतलब है, ना 1 साल के पहले के खर्चों से, ना आगे पीछे की इनकम से मतलब है, सिर्फ इस साल के इनकम और एक्सपेंडिचर से मतलब है, ठीक है। तो हमें पता लगा कि जी इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो 45,000 है, तो हमने इसे क्या कर दिया, हमने इसे ऐड कर दिया। दूसरा क्या है, हमें पता लगा जी पिछले साल 31 मार्च 2019 को हमें इस साल के लिए 2020 के लिए 10,000 रुपए का जो हमारा सब्सक्रिप्शन था एडवांस मिला था, ठीक है, हमें इसे भी ऐड कर देंगे। ये हमारा 10,000 रुपए भी यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। कितना हो चुका है, ये हमारा हो गया 55 × 2,05,000 यहाँ पर हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, ध्यान से देखो, हमारा पिछले जब हमारा इस साल का आउटस्टैंडिंग है यानी इस साल का कुल मिला के 45,000 मिलना था लेकिन मिला नहीं है, ठीक है, तो हमने ऐड कर दिया। लेकिन देख पा रहे हैं पिछले साल का 35,000 हमारा आउटस्टैंडिंग था, यानी पिछले साल का पैसा इस साल मिल गया होगा हमें, लेकिन पिछले साल के पैसे से इस साल तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो इसे हम माइनस कर देंगे प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग चाहे ईयर, माइनस कर देंगे कितना 35,000। उसके बाद में क्या है, हमें देखो इस साल के एंड में 20,000 रुपए में एडवांस मिल रखा है। जब इस साल के एंड में 31 मार्च 2020 की बात कर रहे हैं और इस टाइप में एडवांस मिला तो जाहिर सी बात है तो अगले साल के लिए एडवांस मिला हुआ, जैसे पिछले साल हुआ था। पिछले साल में इस साल की 10,000 एडवांस मिला था और इस साल में 2021 वाला जो साल होगा उसके लिए 20,000 रुपए एडवांस मिल गया। ये पैसा हमारा तो नहीं है, तो अगले साल का है, तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा एडवांस नेक्स्ट ईयर। ये भी 20,000 रुपए माइनस करेंगे हम, कुल मिला के कितना माइनस होगा 55,000 माइनस हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सेम 1,50,000 हमारा आंसर आ जाएगा। और ये अमाउंट कहां चार्ज किया जाएगा, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑब्लिक ब्रैकेट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। ये यहां तक हो चुका है, ध्यान से देख लीजिए इसको, यहां से यहां तक अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको इरेज करके प्रॉफिट एंड लॉस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने जा रहा हूं। जब भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल समझ जाना कि एनपीओ में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा, देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस क्रेडिट इनकम, या लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 1,50,000 रुपए अंदर लिख देंगे। वैसे हमने एडजस्टमेंट्स वहां भी कर ली थी लेकिन दोबारा यहां करके दिखा दे रहा हूं। इसमें क्या करेंगे 45,000 हमारा ऐड होगा, 10,000 हमारा ऐड होगा, लेस होगा हमारा 35,000 और लेस होगा 20,000, कुल मिला के सेम अमाउंट 1,50,000 रुपए बाहर चला जाएगा। ये तो यहां तक का हो गया, बहुत कॉमन है। अब बात करेंगे हम करंट ईयर बैलेंस शीट की। इस साल की बात हो रही है, ये 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट की बात हो रही है, ध्यान से देखो। तो हमें क्या हुआ, देखो हमें इस साल 45,000 रुपीज का हमें मिलना था, एरियर था हमारा, ठीक है। तो यहां लिख देंगे हम सब्सक्रिप्शन एरियर या आउटस्टैंडिंग कितना 45,000। और हमें इस साल जो है अगले साल के लिए 20,000 रुपए एडवांस मिल गया जो कि हमारी लायबिलिटी है। मैंने क्या कहा, ध्यान से देखना, इस साल ये पैसा मिलना था लेकिन मिला नहीं, हमारी क्या है, ये इनकम है। देखो आफ्टर टाइम इनकम में मिलनी चाहिए लेकिन मिली नहीं है अभी तक, ठीक है। तो वो टाइम पे नहीं मिली है, अभी मिलना बाकी है, तो ये क्या बन जाएगी, हमारी एसेट बन जाएगी, बैलेंस शीट बन जाएगी। देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने।
दूसरा केस क्या है कि कुछ लोगों ने सब्सक्रिप्शन में अगले साल के लिए एडवांस पे कर दिया। देखो तो इनकम की टाइम से पहले हो चुकी है, क्या बन जाएगी हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। यहां पर आ जाएगी हमारी सब्सक्रिप्शन एडवांस, कितना है हमारा 20,000 रुपीज। ये हो गया हमारा करंट ईयर बैलेंस शीट में। ध्यान से देखो दोस्तों, ये करंट ईयर बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट। नेक्स्ट ईयर सॉरी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की बात करें, इन लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की बात करें 2019। हालांकि अभी आपके सिलेबस में नहीं है प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाना, लेकिन सीख लो, काम की चीजें आगे काम आएगी। देखो पिछले साल की बात करें, पिछले साल का एडवांस कितना था 35,000 रुपए, सॉरी एरियर सब्सक्रिप्शन एरियर कितना 35,000 रुपए। अब पिछले साल इस साल के लिए एडवांस कितना मिला था 10,000 रुपए। ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। ठीक है, इस वीडियो का थर्ड पार्ट भी अगर इसमें कोशिश करूंगा मैं कि फुल फ्लैश क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ठीक है, हमारे चैनल का नाम बनिए वाली कॉमर्स है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।